नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं भाई। अभी तक हमने कर ली थी प्रिपरेशंस और उसके बाद कुछ पोर्शन किया था आगे, ठीक है, जिसमें और रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, ठीक है, रिएक्शंस भी स्टार्ट की थी। उसी में आगे अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी, जस्ट ये पढ़ा था कि किस तरह की रिएक्शंस ये शो कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एंड ऑल दैट, ये सब की क्या कैसा इनका नेचर रहेगा। अब मैंने पिछले पेजेस यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं इसमें, इस पीडीएफ में, इसलिए मैं दिखा नहीं सकती। अदरवाइज़ हमने क्या क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एसिडिक कंडीशंस में भी हो सकती हैं, बेसिक में भी हो सकती हैं, तो दोनों तरीके से पढ़ा था। और फिर रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ भी पढ़ी थी कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये सब, ठीक है। एरोमेटिक और एलिफेटिक भी साथ में कंपेयर कर ली थी, जैसे ऊपर नज़र आ ही रहा है, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में। अब हम इनकी फर्दर रिएक्शंस किस तरह की शो कर सकते हैं पर्टिकुलरली वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो पता चल गया कि इस टाइप की रिएक्शन शो करेंगे, किन किन मॉलिक्यूल्स के साथ करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसमें कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई वाटर मॉलिक्यूल या कोई और मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, एक पहली टाइप ये होगी। दूसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जिनमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम दोनों तरह के आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल, जिनमें कोई एलिमिनेशन नहीं है, सिंपल एडिशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है। सोडियम बाईसल्फाइड का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है NaHSO3। अब यहाँ पर एक बात इसने पहले ही पॉइंट में क्लियर कर दी है, बिल्कुल जैसे स्टार्ट करा है वहाँ पर ये लिख रहा है कि जब सोडियम बाईसल्फाइड के साथ सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करेंगे जो अनहिंडर्ड हैं, ठीक है, स्टीयरिकली हिंडर्ड नहीं है, जिनमें कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं है। ऐसा इसने इसलिए कहा है क्योंकि जो बाईसल्फाइड आयन होगा वो खुद में इतना बड़ा होता है, तो अगर तुम्हारे जिस सबस्ट्रेट के साथ तुम ट्रीट कराओगे रिएजेंट को, रिएजेंट की में ही इतना बड़ा मॉलिक्यूल SO3 मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो अवॉइड करेगा हिंड्रेंस को। ये बाईसल्फेट आयन, ठीक है, बाईसल्फेट के लिए H और ये सिर्फ सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये होता है बाईसल्फेट आयन, ठीक है। तो इसका इसके साइज की वजह से ऐसा बोल रहा है कि अनहिंडर्ड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो इसमें सबसे पहले इसने कहा है कि एरोमेटिक में सिर्फ बेंजेल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर सकता है, क्योंकि बाकियों के साथ ये और भी ज़्यादा बड़े ग्रुप्स लग जाते हैं, जैसे एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन में एक तरफ मिथाइल आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो इसलिए एसीटोफिनोन के साथ ट्रीट नहीं करवा, मतलब एडिशन ये नहीं शो करेगा। बेंजेल्डिहाइड में क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन है, इसलिए थोड़ी सी कम है हिंड्रेंस, इसलिए ये उसके साथ रिएक्ट कर पाता है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स कह लो या रिएक्शन क्यों कर पाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे हमें पहले ही दिमाग में पिक्चर तो क्लियर है ना कि न्यूक्लियोफाइल होगा कोई ना कोई जो जाकर कार्बोनिल ग्रुप पर ऐड होगा, तो हर बार न्यूक्लियोफाइल ये डिफरेंट होगा। हमने मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बहुत, जैसे अभी पिछली वीडियो में ही पढ़ा है, ठीक है। तो बार बार मैकेनिज्म इतना खोल के नहीं समझाएगा कि एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझाएगा कि किस तरह से क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पर भी दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, नीचे बेंजेल्डिहाइड का ले रखा है एक एग्जाम्पल, और साइड में तुम्हें प्रोडक्ट दिख रहे हैं, एडिशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ऊपर एसीटोन का एग्जाम्पल ले रहा है, देखो एसीटोन और हमारा बाईसल्फाइड आयन किस तरह से ट्रीट करेगा। तो मैकेनिज्म में देखो ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय बाईसल्फाइड आयन दिखा रखा है इन्होंने। सल्फर एटम के ऊपर जो लोन पेयर है वो एक तरह से कह लो कि अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कोई ढूंढ रहे हैं, तो कार्बन वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बन पर क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से अटैक पॉसिबल होगा और इस तरह से एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने प्रोटोन ट्रांसफ़र करके कुछ लिखा है कि यहाँ पर जो सल्फर में एक ऑक्सीजन के पास जो प्रोटोन है वो इस ऑक्सीजन के पास रहकर ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है वो भी इसने नीचे देखो लिखा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस अनायन फॉर्मेशन, ये जो बाद में एक अनायन बन रहा है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इस वजह से अब तीनों ऑक्सीजन पर वो नेगेटिव चार्ज मूवेबल होगा। कब, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाए, कार्बन वाले ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ इसने ये प्रोटोन ट्रांसफ़र दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एडिशन प्रोडक्ट बने हैं ये इतने
यूजुअली होते तो स्टेबल ही हैं, तभी तो बने हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ईजिली हम इनको ब्रेक भी कर सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स को। कब? जब हम इनको एसिडिफाई कर दें या फिर क्या कर दें, बेसिक कंडीशंस अप्लाई कर दें। सिंपली एसिडिफिकेशन और कह लो या फिर एल्कली अगर कोई डाल दें इन एडिशन प्रोडक्ट्स में, तो ये वापस कार्बोनिल ग्रुप को रीजनरेट कर देते हैं। तो इसलिए इस मेथड को हम यूज़ भी कर सकते हैं किस तरह से, प्यूरिफिकेशन में। एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन करना हो अलग दूसरे कंपाउंड से, तो इस मेथड को एम्प्लॉय किया जा सकता है। पहले मतलब उसका एडिशन प्रोडक्ट बना दें और बाद में हम रिकवर कर लें अपने दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है ना, एक तरह से। ठीक है, तो ये एडिशन विद बाईसल्फाइड आयन एक तरह से बेनिफिशियरी है किसमें, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। ठीक है, दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN की एडिशन करेंगे। यहाँ पर भी देखो साइनाइड आयन CN नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एडिशन शो करेगा एट कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, बार बार वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे हमें पता ही एक ही टाइप की रिएक्शन ये शो करेंगे, सिर्फ हमारा न्यूक्लियोफाइल चेंज होता रहेगा बार बार। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं इनके प्रोडक्ट्स को, क्या कहेंगे, इनके एडिशन प्रोडक्ट्स को साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। एक तरफ OH ग्रुप जनरेट हो जाता है और दूसरी तरफ CN। ठीक है, सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस देखो एक बार नीचे, यहाँ पर पहले मैं ये बता दूँ कि क्या लिखा हुआ है ये सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस में, मतलब CN ग्रुप लगाने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि CN ग्रुप को की हाइड्रोलिसिस पर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाता है। तो एक तरह से हम कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, कैसे, वाया साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। बीच में अगर हम एडिशन कर दें HCN मॉलिक्यूल की, अब यहाँ पर देखो बीच में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझाया कि HCN एज सच यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि HCN एक पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये HCN बार बार इसने लिखा ना, ये इसने गलत लिखा है, यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए। जब वो HCN को एज सच ऐड ही नहीं कर सकते हम लैब में, तो HCN एज सच शो नहीं करना चाहिए। मॉलिक्यूल की एडिशन तो यही है कि HCN एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, लेकिन हम डायरेक्ट HCN नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर किस तरह किया जाता है वो यहाँ पर देखो इस पैराग्राफ में लिख के बताया है कि पहले साइनाइड का कोई सॉल्ट लेंगे, जैसे NaCN या KCN, उसके साथ ट्रीट कर देंगे मॉलिक्यूल को। जैसे ही NaCN की एडिशन होगी फिर उसका हल्का सा एसिडिफिकेशन कर देंगे, ताकि जो Na पॉजिटिव आयन या K पॉजिटिव आयन लगेगा उसको हटाकर हम H लगा सके। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर मैकेनिज्म में तुम्हें दिख ही रहा है, साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, एडिशन, और देखो pH यहाँ पर 9 to 10 लिखा है। ठीक है ना, बेसिक कंडीशन एक तरह से कह लो। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन हो जाएगा। अगर HCN ना लिखा हो तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन लग जाएगा। तो उसी को रोकने के लिए, मतलब सोडियम हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो साइनोहाइड्रिन बनाना है एंड प्रोडक्ट, तो उसके लिए लास्ट में फिर हमें हल्की सी एसिडिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ मतलब एक भी वर्ड बुक में एक्स्ट्रा नहीं लिखा होता है कि ये कोई काम की बात नहीं है। ठीक है ना, तो अगर कोई रिएक्शंस पढ़ रहा है तो ढंग से पढ़ा करो, या जैसे इस पेज पर जो भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम रिएक्शंस पढ़ लो कि HCN की एडिशन होगी साइनोहाइड्रिन बना, तो आगे पीछे जो लिखा होता है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि HCN एज सच यूज़ नहीं किया जा सकता, या फिर सिंथेटिक एप्लीकेशन पार्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें सारी बातें पढ़नी चाहिए, ना कि सिर्फ रिएक्शन देखा। और क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये सोच के पढ़ोगे ना कि सिर्फ मुझे ये रिएक्शन लर्न करनी है, तो कभी नहीं आएंगी। रिएक्शन का रट्टा थोड़ी ना मारना है, ये पढ़ना है कि क्या मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो आगे अब है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर बाकी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे इसमें आगे ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, तीनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, RMgX बार बार बता चुकी हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो पार्ट होता है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इस केस में हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कार्बोनिल ग्रुप पे, वो ये एंटिटी करेगी। ठीक है ना, R नेगेटिव स्पीशी हर एक केस में, RLI बोल दो, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स, उसकी तो एक नेम रिएक्शन भी होती है जो हम अगले पेज पे भी पढ़ेंगे, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन देख लो। यहाँ पर R नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो एडिशन प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, अपॉन हाइड्रोलिसिस हमें मिल जाएंगे क्या, अल्कोहल्स। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड RLI यहाँ पर लिया है,
किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं, ड्राई ईथर, ठीक है। ये सॉल्वेंट भी तुम्हें याद रखने चाहिए। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, मॉइस्चर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। मतलब ड्राई ईथर जब भी लिखा होगा इसका मतलब वो स्पीशी कुछ ना कुछ वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब वो मॉइस्चर में नहीं हो सकती वो रिएक्शन, तभी उसने ये लिखा है, ठीक है। या फिर एक तरह कह लो तुम सॉल्वेंट का काम कर रही है वो। लास्ट में फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर उसके बाद फिर हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कई एग्जाम्पल लिख रखे हैं, डिपेंड करेगा। अभी ये कह रहा है कि अल्कोहल कौन सी टाइप की बनेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये डिपेंड करेगा कि तुमने अपना रिएजेंट सबस्ट्रेट क्या लिया है। फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगी प्राइमरी, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स हमेशा देंगे टर्शरी अल्कोहल, ये तुम्हें याद रखना है क्लियरली, ठीक है। सब कुछ यहीं पे देखो, एडिशन प्रोडक्ट जो बन रहा है उसी से ही क्लियर हो जाएगा कि इसकी हाइड्रोलिसिस से देखो क्लियरली टर्शरी बन रहा है, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं होती ये बातें, तुम सीधा भी ये भी याद रख लोगे ना कि आर नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो डायरेक्ट एडिशन तुम 1 सेकंड में लिख सकते हो कि क्या एडिशन होगा और कौन किस तरह की अल्कोहल बनेगी, ठीक है। तो अब आगे है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के एडिशन से रिलेटेड एक रिएक्शन, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शंस जिसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ ट्रीट कराएंगे हमारे एल्डिहाइड या कीटोन को इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और एक प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। देखो यहाँ पर अल्फा ब्रोमो एस्टर लेके चला, प्रोडक्ट बना बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, अल्फा ब्रोमो। अब यहाँ पर देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है ये कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। इसके एडजेसेंट जो भी कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, तो अल्फा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, अल्फा ब्रोमो एस्टर, पीछे एस्टर ग्रुप है देखो, ठीक है ना, एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर लेके चलेगा। अब रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी, यहाँ पर नीचे ना पहले एग्जाम्पल लिख दिए, तो हम पहले मैकेनिज्म देख के आ जाते हैं। मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहला स्टेप होगा कि हम ऑर्गेनो जिंक एक कंपाउंड बनाएं या फिर एक कार्बन आयन बनाएं, एक तरह से कह लो जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं बार बार, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में पिक्चर ये क्लियर होनी चाहिए कि इस वाले केस में जब नाम आ जाए किसी रिएक्शन का या किसी भी मॉलिक्यूल की एडिशन पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल कौन काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये कोई एक ले रखा है, ये रहा इथाइल ब्रोमो एसीटेट है इसका नाम, ठीक है। तो जिंक कैसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकती है और कन्वर्ट हो सकती है पॉजिटिव आयन में, ठीक है ना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, तो इस तरह से एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड तुम्हें पहले बनाना है। अब ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, जिंक पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो कार्बन यूजुअली तो क्या होता है, कार्बन जहाँ भी अटैच्ड होता है यूजुअली या तो हेलोजन के साथ अटैच्ड होता है तो वो हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर, ये सारे कार्बन की कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो कार्बन पर यूजुअली पॉजिटिव चार्ज आता है। सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये फिर इनकी यूटिलिटी को बढ़ा देता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर नीचे देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में, अब कार्बन आयन एक कह लो या फिर मेटेलिक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हमने एक बना लिया जिंक की हेल्प से विद अल्फा ब्रोमो एस्टर, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर इस तरह का अटैक शो करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है, और एडिशन प्रोडक्ट इस तरह बन जाएगा। अब जैसे इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी तो जो ऊपर ऑक्सीजन के साथ जो भी एंटिटी लगी है वो हटकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस अपॉन हाइड्रोलिसिस OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो बीटा हाइड्रोक्सी, अब ये अल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जनरेट नहीं हुआ, अल्फा पर तो क्या था, ब्रोमो लगा हुआ था, अब उस अल्फा का ब्रोमो तो चला गया है लेकिन बीटा पर एक कार्बन आ गया है, मतलब पहले तो नहीं था ना बीटा कार्बन, हमारे मॉलिक्यूल में पहले कोई बीटा कार्बन नहीं था हमारा, देखो ये वाला कोई एक हमारा एक ये मॉलिक्यूल था जिसका क्या मतलब अल्फा ब्रोमो एस्टर हम कह रहे थे इसको। अब इसमें अल्फा ब्रोमो तो था, अल्फा कार्बन तो एग्जिस्ट कर रहा था, बीटा कार्बन तो कोई नहीं आया था ना उस तरफ, ठीक है। तो बीटा कार्बन भी जनरेट हुआ और बीटा उस कार्बन पर क्या आ गया है,
हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हमारा कंपाउंड जनरेट होता है। एक तरह से कह लो इस मॉलिक्यूल की एडिशन हो गई है, ठीक है ना, और इसका कन्वर्जन किस में हो गया, देखो कार्बोनिल ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो अब पिछले पेज पर नीचे पहले एग्जाम्पल दे रखे थे, तो वो एग्जाम्पल अब तुम इजीली समझ पाओगे, ठीक है ना। एक तरह से कह लो अगर तुम्हें डायरेक्टली, अब तुम हर रिएक्शन का मान लो कहीं MCQ पेपर है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर है, और तुम्हें ये तो पता चल गया इतना देख के, इतना पोर्शन देख के कि हाँ ये है तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब मैं मैकेनिज्म थोड़ी ना अप्लाई करके देखूंगी। तो तुम्हें डायरेक्टली ये होना चाहिए कि इस वाली एंटिटी से एक कार्बन आयन बनेगा क्या, जिस कार्बन पर ब्रोमीन लगा है वो कार्बन आयन जनरेट कर देगा और डायरेक्टली एडिशन शो कर देगा कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है ना। एक तरह से कह लो मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है, ये तुम्हारा कोई एल्डिहाइड होगा और तुम्हारा अल्फा ब्रोमो एस्टर कुछ इस तरह की स्पीशी होगी। देखो यहाँ पर ये एस्टर वाला पार्ट मैं लिख नहीं रही हूँ, और ये तुम्हारा अल्फा ब्रोमो इस तरह की एंटिटी होगी, ठीक है ना। तो अब रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन जिंक लिखा होगा तो तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ये एक रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो तुम्हें डायरेक्टली मैकेनिज्म उस टाइम पर हम नहीं कर सकते, तो तुम्हें क्या लर्न करना चाहिए कि ये कार्बन आयन यहाँ इस तरह से जनरेट होगा, इसको हटा दो, और ये अब एडिशन शो करेगा। तो जैसे ही एडिशन शो करेगा ऑक्सीजन की तरफ चार्ज डेंसिटी शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव जैसे ही आएगा ये OH में लिख दो अब, तो डायरेक्ट बॉन्ड यहाँ पर एक बन जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आकर OH बन जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आया हो तुम्हें मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगली एडिशन, हमने 3 एडिशन पढ़ ली हैं, कौन कौन सी, साथ के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। बाईसल्फाइड आयन की, ठीक है, HCN मॉलिक्यूल की, और उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनोमेटेलिक में तीनों ही कवर कर दिए इसने, RLI भी, RMGX भी और ऑर्गेनो जिंक भी, जिसकी रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन हमने पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, ये भी एक इंटरेस्टिंग है भाई पॉइंट, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होता है कहीं अगर प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स लगाना हो, कीटो ग्रुप को प्रोटेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है तो तब ये बहुत काम आता है, ठीक है। एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल की एडिशन। अब एल्कोहल पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एडिशन भी शो कर सकता है किस बॉन्ड पे, कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप पे एडिशन शो कर सकता है, ठीक है। तो बनते क्या है, एसिटल्स बोल लो, या फिर कीटोन के केस में इनको कीटल्स भी कह देते हैं, या फिर दोनों को कंबाइन फॉर्म में एसिटल भी कह देते हैं, ठीक है। एसिटल्स बनते हैं, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं देखो, OR ग्रुप की एडिशन हो गई है, ROH ये होता है अल्कोहल का जनरल फार्मूला, तो ये जो स्पीशी ऐड हो जाती है, ठीक है ना। पहले बनेंगे हेमी एसिटल, मतलब आफ्टर एडिशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ROH हेमी एसिटल बनता है, फिर उसके बाद एक और मॉलिक्यूल ऐड अप हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसिटल। 2 मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है, ठीक है। क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो तुम्हें थोड़ा दिख रहा होगा इक्विलिब्रियम का साइन, कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐसा एरो मार्क नहीं दिखा है, इक्विलिब्रियम जैसा एग्जिस्ट कर रहा है हमारी रिएक्शन, मतलब ना तो फॉरवर्ड में जा रही है ना बैकवर्ड, मतलब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम जैसा, ठीक है ना। अब जब डायरेक्ट लिख देता है तो मतलब हमारा प्रोडक्ट अल्टीमेटली यही बनेगा, और जब इक्विलिब्रियम लिखता है तो मतलब हाँ उस रिएक्शन मिक्सचर में दोनों तरफ की चीज़ें प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी है, हेमी एसिटल भी है, एसिटल भी है तुम्हारे रिएक्शन मिक्सचर में। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं। अब वो डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ ज़्यादा है, अगर प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा है तो एसिटल की अमाउंट ज़्यादा होगी, और अगर रिएक्टेंट्स की तरफ तुम्हारा शिफ्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम बार बार तो उसमें एल्डिहाइड अनरिएक्टेड पड़ा है, इसका मतलब उसने रिएक्शन ही शो नहीं की है, ठीक है ना। तो अब बारी बारी से इसमें एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो नीचे इसमें एक पॉइंट ये समझाया है कि अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को ना लेकर, अब यहाँ पर देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये होती हैं जिनमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। और डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जैसे नीचे यहाँ पर देखो इथिलीन ग्लाइकोल लिखा हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्या कहलाती है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो कह रहा है अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करते हैं तो साइक्लिक एसिटल्स बनते हैं, ठीक है। साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं यहाँ पर, जैसे इन्होंने ये बना के दिखाया है, ठीक है।
एल्डिहाइड और कीटोन्स में से एल्डिहाइड तो मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक दोनों के साथ इक्वली प्रेफर करता है, लेकिन कीटोन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की बजाय डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ ज़्यादा इजीली रिएक्ट कर पाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यही है कि कीटोन्स मोनोहाइड्रिक के साथ रिएक्ट ना करके डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके और साइक्लिक कीटल्स बना देते हैं। ठीक है, अब आगे इसका मैकेनिज्म है। अब क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन देखो HCl की प्रेजेंस में हो रही थी, और HCl भी एज सच नहीं लिखा हुआ है, HCl भी गैशियस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना, गैशियस फॉर्म ड्राई HCl। और क्यों लिया गया है उसका रीज़न मैं कह रही थी ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्राई HCl इसलिए लिया गया है कि ड्राई HCl रिएक्शन मिक्सचर में जो वाटर फॉर्मेशन हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाए। इक्विलिब्रियम सबको आता है, फिजिकल में पढ़ा है। ठीक है ना, अगर प्रोडक्ट में जो भी फॉर्म हो रहा है कंपाउंड, अगर उनमें से एक को बाहर निकालें, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम घटा दें, तो फॉरवर्ड की तरफ जाता रहेगा हमारा इक्विलिब्रियम। तो जैसे यहाँ पर ये देखो वाटर फॉर्मेशन हो रही है, ड्राई HCl को यूज़ करने से ये वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होने लग जाता है, मतलब मोर अमाउंट ऑफ एसिटल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ड्राई HCl यूज़ कर रखा है। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखो, क्योंकि HCl एसिडिक कंडीशन है, तो सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन होगा। किसका? कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन, प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी फिर हमारा कार्बोनिल ग्रुप, और इस तरह का एक इक्विलिब्रियम सा बन जाएगा। इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे इसको, रेजोनेंस कहेंगे, कि इस तरह की एक रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ हमारे न्यूक्लियोफाइल इस केस में क्या था? अल्कोहल का मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो अपना एडिशन शो करेगा। जैसे ही एडिशन शो करेगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो लूज़ करेगा प्रोटोन को। ठीक है, प्रोटोन को लूज़ करते ही हेमी एसिटल फॉर्म बन जाएगी। हेमी एसिटल दोबारा से एक और एडिशन शो कर सकता है। हेमी एसिटल देखो यहाँ पर बीइंग अनस्टेबल लिखा है इसने। हेमी एसिटल जो फॉर्म होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्यों अनस्टेबल लिखा भाई? देखो क्यों अनस्टेबल होता है, किसी को यहाँ पर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हेमी एसिटल जो फॉर्म होती है वो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि कार्बन के ऊपर देखो दोनों तरफ क्या ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, और OH एक तरफ OH ग्रुप, बल्कि ग्रुप्स कह लो या फिर। ठीक है, हेमी एसिटल और एसिटल का रिलेशन पढ़ रहे थे कि एसिटल और हेमी एसिटल में से कौन ज़्यादा स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हमारी रिएक्शन कंडीशन पर। हेमी एसिटल यहाँ पर जो मैं कह रही थी ना कि बीइंग अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो एसिडिक हैं, तो ये एसिडिक कंडीशंस में अनस्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एकदम से तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि अब रिएक्शन मिक्सचर में से हम एसिडिक कंडीशंस को हटा लेते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। रिएक्शन मिक्सचर तो एसिडिक ही रहने वाला है, तो उन एसिडिक कंडीशंस की वजह से हेमी एसिटल फॉर्म जो होती है वो फर्दर रिएक्टिव होती है। ठीक है, इसलिए अनस्टेबल है। तो अब आगे देखो इस किस तरह से रिएक्शन शो करेगा। जो OH ग्रुप यहाँ पर डेवलप हुआ था हेमी एसिटल फॉर्म में, वो दोबारा से एक प्रोटोन को क्या करेगा, अपने साथ अटैच करेगा, और इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा, ऑक्सीजन जो नीचे वाला ऑक्सीजन है OR ग्रुप वाला, वो अपने लोन पेयर को कार्बन की तरफ डालेगा ताकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप ना हो। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो एक तरह से कह लो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करें तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं एक तरह से। ठीक है ना, तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा ROH दूसरा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो अब अटैक करेगा और हमें क्या देगा, एसिटल। अब पूरी इस रिएक्शन में किसकी रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल, कहीं पर भी डायरेक्ट रिएक्शन का साइन नहीं है, हर जगह इक्विलिब्रियम का साइन है। वो क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस मॉलिक्यूल ने किस स्टेप तक रिएक्ट कर लिया है। अब हमने तो शुरू में अल्कोहल ही लेके चले थे ना, हम एक एल्डिहाइड और कीटोन लेके चले थे, उसमें हमने फिर क्या डाला, ड्राई HCl गैस पास की। ड्राई HCl गैस जैसे ही पास की तो पहले बना हेमी एसिटल। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ने हेमी एसिटल बना लिया, ठीक है, और कुछ अनरिएक्टेड
एज सच फॉर्म में रह गए, तो जो एज सच फॉर्म में रह गए होंगे एल्डिहाइड की या जो भी तुम लेके चले थे, तो वो फिर हेमी एसिटल फॉर्म के साथ ट्रीट करके एसिटल कंप्लीट फॉर्म बना देते हैं। तो अब इसलिए रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी डायरेक्ट साइन है, तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि इन साइंस के ज़रिए कि हमें नहीं पता है कि रिएक्शन मिक्सचर में किस टाइम पर कौन सी एंटिटी किस अमाउंट में प्रेजेंट है। एक तरह से कह लो कि कितना एसिटल फॉर्म हुआ है, या कितने मॉलिक्यूल्स हेमी एसिटल तक पहुँचे हैं, या कितने अनट्रीटेड ही रह गए हैं, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप अनरिएक्टेड ही रह गया है। ठीक है, तो पूरी की पूरी रिएक्शन सिर्फ इक्विलिब्रियम के बेसिस पर चल रही है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के लिए उसने HCl को एज सच लिक्विड फॉर्म में ना लेके ड्राई फॉर्म में ले लिया था कि वो ड्राई HCl वाटर जैसे ही फॉर्म हो रहा है राइट हैंड साइड में, उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है ना। अब नीचे इनकी एक और यूटिलिटी बता रहा है कि एसिटल और कीटल इस तरह से बनाने का फिर फ़ायदा ही क्यों है, जब रिएक्शन मिक्सचर ही एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ उसमें से हम एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे कि एसिटल इतना बन गया। हम यही नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा 90% जो एल्डिहाइड ग्रुप लेके चला था वो उसका 90% हमने कन्वर्ट कर लिया एसिटल में। हम ऐसा नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हम पूरा जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है वेसल में, उसमें हमें ही नहीं पता है कि कितना फॉर्म हुआ है, कितना एसिटल फॉर्म हुआ है, कितना। तो फिर इसका यूज़ क्या है, तो वो यूज़ नीचे समझाने की कोशिश है कि ये रिएक्शन कराने का फिर बेनिफिट क्या है। तो वो है कि हम इनको एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब जैसे मैंने तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में मेरे ख्याल पिछले साल पढ़ाया था, जब मैंने कहा था कि हम, हाँ अभी तो पढ़ा था, पिछले साल भी कहाँ, जब मैं कह रही थी, देखो पता नहीं कौन से चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है। अमीन्स तो मैंने तुम्हें नहीं कराया, लेकिन मैंने कोई और चैप्टर कराया है जिसमें मैं कह रही थी कि इस ग्रुप की रिएक्टिविटी को हम कम करेंगे बाय प्रोटेक्टिंग इट। और वो प्रोटेक्शन कैसे की थी हमने, इसका एसिटाइलेशन कर दिया था और इस ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया था NHCOCH3 में, इस तरह से किया था। फिर इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई थी तो हम ब्रोमिनेशन कर रहे थे, तो सिर्फ एक पोजीशन पर हो रहा था, पैरा पर। और अगर इसका एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देते तो तीनों पोजीशन पर हो जाता। तो इस प्रोसेस को जो मैं कह रही थी ना कि NH2 को पहले हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन कहते हैं। उसकी रिएक्टिविटी को कम करना या कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर लेना कि वो आगे रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो वो एक तरह से यहाँ पर एसिटल और कीटल इस तरह से हेल्प करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल ले रखा है, 4 इथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोएट एक मॉलिक्यूल ले रखा है यहाँ पर। इसका अगर मैं डायरेक्ट रिडक्शन करूँ विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो दोनों मॉलिक्यूल, एक एस्टर का मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो जाते हैं, कीटो भी और एस्टर। ये जो इधर है प्रेजेंट, इसको क्या कहेंगे, एस्टर ग्रुप COOR। ठीक है, और इधर कीटो ग्रुप। तो इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है और हमें ये ग्रुप एज सच नहीं मिलता, फिर इसका भी रिडक्शन हो जाता है। तो ये डायरेक्टली अगर मुझे एक तरह से कह लो, अगर मैं इस कंपाउंड से ये बनाना चाहती हूँ, ये का मतलब कि सिर्फ एस्टर ग्रुप का रिडक्शन करना चाहती हूँ, CH2OH में कीटो ग्रुप को एज सच रखना चाहती हूँ, तो वो डायरेक्ट रिडक्शन पर नहीं पॉसिबल है। उसके लिए हमें पहले कीटो ग्रुप की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। ये जो कीटो ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस ग्रुप की, और वो प्रोटेक्शन किसकी हेल्प से की जाती है, इसको कीटल में कन्वर्ट करके। और कीटल में कैसे कर सकते हैं, कीटो ग्रुप किसके साथ रिएक्ट करता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ। तो जैसे यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल ले लिया है, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ इसको ट्रीट कराया, पहले इसको एज सच इसमें कीटल में फॉर्म कर दिया, साइक्लिक कीटल फॉर्म बन गई। अब इसका रिडक्शन देखो, इसने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया, तो ये जो एस्टर ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, CH2H प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, और हमारा अब दोबारा से हाइड्रोलिसिस कर दें यहाँ पर, तो जो कीटल है वो इजीली वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो ग्रुप में। तो इस तरह से ये हमारे काम आते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस रिएक्शन का कोई वैसा बेनिफिट नहीं है कि हम एसिटल्स बना रहे हैं प्रॉपर बैठ के। जैसे और केसेस में क्या था, डायरेक्ट एक कंपाउंड बन रहा था, जैसे साइनोहाइड्रिन्स बन रहे थे, ठीक है, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करके अल्कोहल डायरेक्ट बन रही थी, जैसे यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो वैसा कोई इसका बेनिफिट नहीं था अल्कोहल की एडिशन का, लेकिन हाँ ये एज अ प्रोटेक्शन ग्रुप का काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो रही हैं अब, जिनमें कोई ना कोई वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई और मॉलिक्यूल एज
एलिमिनेट होगा, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऐसी रिएक्शन जिनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो उसमें आ जाते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स, NH3 होता है अमोनिया, सबको पता है, ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव्स मतलब NH2G करके लिखेगा ये। अब इस एक H को हटाकर यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रुप लगा होगा। अगर वो OH है, NH2OH है, तो वो हाइड्रोक्सिलामीन है। अगर इस G की जगह NH2 ही है तो NH2 क्या होता है, हाइड्राजीन होता है, ठीक है। और अगर इस NH2 की जगह फिनाइल हाइड्राजीन लगा दूँ, ठीक है, तो फिनाइल हाइड्राजीन या फिर 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, मतलब ये जो ग्रुप है ये अलग अलग होगा हर एक केस में। मतलब हम अमोनिया की डेरिवेटिव्स की एडिशन पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसने इन जनरल एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है यहाँ पर। मैकेनिज्म तो नहीं कहेंगे, एक समझा रखा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा किस केस में। सबसे पहले तो एडिशन ही हो रखा है। एडिशन ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ पर आकर इस तरह से रिएक्ट करेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ, चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और जैसे ही ऐसा होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर देखो क्या होगा, ये था हमारा कार्बोनिल ग्रुप कोई, और NH2 हमारा ग्रुप कोई भी, ठीक है। NH2 ये हमारा कोई अमोनिया डेरिवेटिव ले रखा है, मान लो NH2OH ले रखा है, तो ये इस तरह से ट्रीट करेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट। तो उसके बाद बनेगा क्या, देखो क्या बन गया था, ऑक्सीजन की तरफ चार्ज डेंसिटी शिफ्ट हो गई थी और यहाँ पर नाइट्रोजन NH2G और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इस तरह का कुछ बन गया था, ठीक है। अब तो नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो यहाँ से एक H निकल कर यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर इन्होंने बनाया है एडिशन प्रोडक्ट, ये यही बन जाएगा। अब ये एडिशन प्रोडक्ट जैसे ही बनता है ये फर्दर क्या शो करता है, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, यही तो है ना। अब पिछली जो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ी उनमें सिर्फ एडिशन प्रोडक्ट तक ही हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा था। लेकिन ये वाले जो कंपाउंड्स हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स, वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर और एक फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, इस तरह की, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब ये वाले रिएक्शंस भी रिवर्सिबल होते हैं। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड। रिएक्शन समवट रिवर्सिबल होती है, लेकिन इसके बाद इसने रिवर्सिबल लिखने के बाद एक और बात लिखी है, रिवर्सिबल होने के साथ साथ लेकिन क्योंकि इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड ही शिफ्ट कर जाता है, क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन मॉलिक्यूल शो कर देता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, सिर्फ यहाँ एडिशन जो हो रही है उस टाइम पर तो इक्विलिब्रियम जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एडिशन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, वो बनने के बाद तुरंत जैसे ये डिहाइड्रेशन शो करेगा तो इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड कैटेलाइज्ड बाय एसिड का मतलब जितना एसिड तुम लेके चलोगे लास्ट में उतना ही एसिड ये डेवलप कर देगा। कैटेलिसिस का मतलब यही होता है, जो कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा मॉलिक्यूल, वो लास्ट में रीजनरेट भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले NH2OH की एडिशन, हाइड्रोक्सिलामीन की एडिशन अगर होगी तो ऑक्साइम्स बनते हैं। हाइड्राजीन की एडिशन होती है तो हाइड्राजोन कहा जाता है। और फिनाइल हाइड्राजीन, अगर फिनाइल हाइड्राजीन को ऐड करेंगे तो फिनाइल हाइड्राजोन बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो इन जनरल लिखा हुआ था ना, तुम्हें इसको ध्यान रखना है कि क्या ग्रुप ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर देखो एक तरह से तुम ये कह लो, अगर किसी को वही बात फिर से जैसे मैं रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में कह रही थी, मैं मैकेनिज्म नहीं याद रखना चाहते कि बीच में एडिशन प्रोडक्ट बनेगा फिर बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो वो सब याद ना करते हो यहाँ से देखो H2 अगर तुम डायरेक्ट निकाल दो, क्या है यहाँ पर देखो ये H2NG, इस तरह ये हमारा एक अमोनिया डेरिवेटिव और ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट तुम समझने के लिए बता रही हूँ, पेपर में ऐसे मत लिखाना कि H2O निकल गया, ठीक है ना, ये समझने के लिए। तो एक तरह से इस याद रखने के लिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से एक कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है, तो ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कंपाउंड याद करने के लिए कि ऑक्साइम का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसलिए बता रही हूँ ये, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर H2O निकाल दूँ बीच में से तो इस तरह से ऑक्साइम बन जाएगा, यहाँ पर भी H2O निकाल दूँ बीच में से तो हाइड्रोजोन बन जाएगा, ठीक है, समझने के लिए है ये, ठीक है। वहीं फिनाइल हाइड्राजीन का की डिराइव्ड फॉर्म होती है भाई 2,4-DNP, जो हम टेस्ट करते हैं लैब में भी, ठीक है। 2,4-DNP पढ़ा है ना,
2,4 डाई नाइट्रो। अब देखो 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम क्या है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, या फिर इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कह देते हैं, या फिर DNP भी बोल देते हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अब इसके एडिशन में भी वही बात फिर से देखो, 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑरेंज कलर का बनता है। लैब में टेस्ट करते हैं ना, अब तुमने किया नहीं है मेरे ख्याल, कोई नहीं। उसके बाद एक और डिराइव्ड फॉर्म किसकी, अमोनिया की डेरिवेटिव फॉर्म NH2NHCONH2, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं इसको, और बनता क्या है, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही बात जो मैं कह रही थी कि सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट लिखा होता है बुक में। अब यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो ट्रीट करा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, तो वो अमोनिया डेरिवेटिव्स एज सच उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाता, उनकी सॉल्ट फॉर्म को लिया जाता है, और उनकी सॉल्ट फॉर्म को सॉल्ट फॉर्म से बाहर निकालने के लिए पहले उनको किसके साथ ट्रीट करवाया जाता है, सोडियम एसीटेट के साथ ट्रीट कराते हैं, ताकि वो अपनी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। देखो यहाँ पर अब NH2OH फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये इसकी सॉल्ट फॉर्म लिखी हुई है, NH2OH.HCl लिखा हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिलामीन की सॉल्ट फॉर्म है। अब इसको फ्री फॉर्म में लाने के लिए हमें सोडियम एसीटेट के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से एम्प्लॉय किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी फिर वही बात समझा रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, अब इन केसेस में 2-2 नाइट्रोजन है हर एक केस में, और सेमी कार्बाजाइड में तो 3 है। तो कौन सा नाइट्रोजन होगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है, तो कौन होगा वो कैसे डिसाइड होगा, जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वही इनिशिएट करेगा रिएक्शन को। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, मोर न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन विल इनिशिएट द अटैक। तो अब फिनाइल हाइड्राजीन, जैसे अब इसमें देखो पहले 2 एग्जाम्पल में, यहाँ पर देखो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में देखो, इसमें और इसमें, तो कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो है ही एक नाइट्रोजन, तो यही अटैक करेगा। और इन दोनों केसेस में कोई भी करे प्रोडक्ट सेम बनेगा, इक्विवेलेंट सा स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों नाइट्रोजन क्या है। तो दो ऑक्साइम और हाइड्राजोन बनाते टाइम हमें नहीं सोचना है कि कौन अटैक करेगा, कोई भी करे सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिलामीन में तो हाइड्रोक्सिलामीन में तो नाइट्रोजन ही एक है। बात कब बढ़ जाती है, मतलब कब बदल जाती है, जब फिनाइल हाइड्राजीन या फिर 2,4 DNP या फिर सेमी कार्बाजाइड आ जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन है, तो इनमें से कौन अटैक करेगा वो यहाँ पर थोड़ा समझा रहा है। तो जो नाइट्रोजन इस राइल पार्ट के पास है, उसका लोन पेयर तो रिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो बचा कौन सा, जो फार्दर है, ये वाला नाइट्रोजन ही अटैक करेगा। ठीक है, इसी तरह सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर फिर से बना रखा है। अब इस सेमी कार्बाजाइड में जो नाइट्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के आसपास हैं दोनों, उनके तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं लोन पेयर, तो जो बच गया ये वाला वही अटैक करता है, वही एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और कार्बोनिल ग्रुप पर जाकर ऐड होगा। ठीक है ना, तो किस तरह अटैच करना है मॉलिक्यूल ये भी तुम्हें देखना है। जैसे अब यहाँ पर देखो, ये वाला नाइट्रोजन ही तो इस कार्बोनिल ग्रुप से दूर है। ठीक है, तो यही अटैक करेगा किसके साथ, इस दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, और इस तरह से क्या बना देगा, सेमी कार्बाजोन। अब नीचे इनका देखो मैकेनिज्म फिर से समझा रहा है, एसिडिक कंडीशंस में क्या होगा। देखो सबसे पहले प्रोटोनेशन, वही कार्बोनिल ग्रुप पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटोनेशन वहाँ हो जाएगा। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करना चाहिए इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एक तरह से कह लो कार्बन जो सेंटर किसका है, न्यूक्लियोफाइल जहाँ अटैक कर सकता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई है। ठीक है ना, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो यहाँ पर इन जनरल लिखा हुआ है NH2G कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, या फिर फिनाइल NH2 हो सकता है। ठीक है ना, तो कॉमन मैकेनिज्म है सबका। तो इस तरह से फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्टेप में फिर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर निकाल देगा, और फिर वो लोन पेयर कह रही हूँ, प्रोटोन को निकाल देगा। ठीक है, प्रोटोन जैसे ही निकलेगा, वो प्रोटोन जाकर ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो जाएगा
और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यही तो है इन रिएक्शंस की खास बात। अब इनमें एडिशन होने के बाद एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ तक अगर सिर्फ एडिशन होता तो यहाँ तक तो प्रोडक्ट बन ही गया था। इसके बाद वाली रिएक्शन ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल गुड लिविंग ग्रुप का काम करता है। अब वाटर मॉलिक्यूल गुड लिविंग ग्रुप बना ही क्यों? क्योंकि रिएक्शन कंडीशंस क्या थी? एसिडिक थी। तो जो OH ग्रुप है वो इस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, OH2 पॉजिटिव ये, ठीक है। फिर अब क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये फटाफट से निकल जाएगा। और एडजेसेंट में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें फेवर कर रही हैं किसको? एलिमिनेशन को। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होता है, ठीक है। इन जनरल मैकेनिज्म है ये। इसके बाद देखो, हाँ, कंट्रोल ऑफ पीएच, यहाँ पर इस हेडिंग का नाम इसने ये दिया था, कंट्रोल ऑफ पीएच। अब हमने ये तो पता कर लिया कि एसिडिक कंडीशंस रखनी है। कितनी एसिडिक? हाईली एसिडिक या वीकली एसिडिक या मॉडरेटली एसिडिक, ठीक है। 3 तरह से हो सकती है। तो वो इस अगले पैराग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशंस ले लें, हाईली एसिडिक मतलब पीएच किसके पास रखें? 1-2 के आसपास रखें, तो फिर क्या होगा? हमारे जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं NH2, ये इन जनरल अमोनिया डेरिवेटिव की फॉर्म होगी। तो उस केस में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इजीली किसको दे देगा? HCl जो हमने एसिड डाला उसको, और सॉल्ट फॉर्म बना देगा। सॉल्ट फॉर्म इस तरह से ये सॉल्ट फॉर्म बना सकता है अगर हाईली एसिडिक कंडीशंस हैं तो, ठीक है। तो हाईली एसिडिक कंडीशंस ओमिट आउट होगी कि हम नहीं रख सकते, अदरवाइज हमारा जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं वो अपनी सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो न्यूक्लियोफाइल का काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोन पेयर तो उन्होंने किसको दे दिया? एसिड को दे दिया, ठीक है ना। दूसरा केस कि अगर बहुत ही स्लाइटली एसिडिक कंडीशन रखें, वीकली एसिडिक मतलब पीएच किसके आसपास रखें? 6-7 के आसपास या 5-6 के आसपास, तो उस टाइम पर भी रिएक्शन होने में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उस टाइम पर फिर ये जो प्रोटोनेशन होता है ना, हमारा पहला स्टेप, वही नहीं हो पाएगा, क्योंकि H आयन की कंसनट्रेशन बहुत ही वीक होगी। वीकली एसिडिक कंडीशंस ले रखी है ना, तो फिर ये प्रोटोनेशन ही नहीं होगा, तो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। और हमारा जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, हमारा जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मैंने 2 बार पहले भी बताया है। वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि इनके पास नेगेटिव चार्ज है। इनके खुद के जो इलेक्ट्रॉन है वही एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वही इनसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल, अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप नहीं होगा तो फिर उन पर उस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वीकली एसिडिक कंडीशंस भी ओमिट आउट होगी। मतलब हमें एसिडिक कंडीशंस भी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और वीक भी नहीं चाहिए। तो ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है अ पीएच ऑफ अराउंड 3.5 इज एम्प्लॉयड। 3.5 का पीएच मिनिमम, 3 और 4 के बीच का कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब एक और पैराग्राफ अगला जो है ये वही समझा रहा है यहाँ पर, जो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम लैब में यूज़ कर सकते हैं इन टेस्ट को, करते भी हैं। 2,4-DNP जो टेस्ट किया जाता है, हमने जो ऑर्गेनिक की स्कीम लिखवाई थी उसमें 2,4-DNP टेस्ट लिखा हुआ है फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2,4-DNP जो डेरिवेटिव बनता है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन जो बनता है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, ऑरेंज कलर का कंपाउंड जो बनता है, और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये एज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हमें काम कर सकते हैं लैब में, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स की एडिशन, ठीक है। अब नीचे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, सबके पढ़ लेना भाई। एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या फिर कोई एसीटोन, ठीक है। ये सारे एग्जांपल एज सच एडिशन, कभी हाइड्रोक्सिलेमीन की करा रहा है, कभी फिनाइल हाइड्रोजन, ये सारे एग्जांपल हैं जस्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो रिएक्शन विद अमोनिया, क्या कह रहा है? अमोनिया के साथ रिएक्शन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमने पढ़े अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, और अब पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ रहे हैं अमोनिया के साथ एडिशन। अगर अमोनिया एज सच भी तो एडअप हो सकता है ना कार्बोनिल ग्रुप पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, तो अब हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसने लिखा मोस्ट ऑफ द एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ ही यूजुअली रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। कीटोन्स के साथ भी नहीं लिखा इसने। अमोनिया जो होगा वो
अमोनिया बीइंग अ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसी के साथ रिएक्ट करेगा। अब ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन होता है? एल्डिहाइड होता है, इसलिए एल्डिहाइड लिखा है। और एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में से भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसने एलिफेटिक एल्डिहाइड तक कन्फाइन कर दिया है किसकी एडिशन को? अमोनिया की एडिशन को। ठीक है, तो एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे ही वो एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे वो अनस्टेबल होते हैं, और वो देखो इस तरह की स्कीम होगी यहाँ पर, वही जैसे हम पढ़ते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल किस तरह का काम करेगा? अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और यहाँ जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो इस तरह से शो करेगा, और एक एडिशन प्रोडक्ट ऐसे बना देगा। ठीक है, जैसे ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर दोनों तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गए हैं, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, इसलिए अनस्टेबल है। ठीक है, तो अब ये फिर से स्टेबिलिटी चाहता है थोड़ी। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल सकता है, और इस तरह से इमाइन एक फॉर्म बन जाती है, इमाइन। ठीक है, अब ये जो इमाइन फॉर्म बनती है ये बिल्कुल सेम जैसा हमने अभी अभी पढ़ा, बिल्कुल सेम है। यहाँ तक मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ तक जो प्रोसेस हो रही है वो अभी अभी हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ पढ़ी है। पहले एडिशन होती है, एडिशन होने के बाद फिर वाटर मॉलिक्यूल एक निकल जाता है, तो यही नहीं पढ़ा अभी 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 तक हमने, यहीं तक यही सब तो पढ़ा था कि एडिशन हो जाती है। तो यहाँ तक, वहाँ पर क्या होता था, एक जी ग्रुप और लगा होता था बस। ठीक है ना, इस एच की जगह कोई ग्रुप जी लगा होता था, यहाँ पर वो अमोनिया के केस में वो एच आ गया है, बस इतना फ़र्क है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो अभी तक हमने वही पढ़ा है, एडिशन एलिमिनेशन, तो वही हुआ है। पहले स्टेप में एडिशन, अगले में एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद ये फर्दर क्या करता है, यहाँ पर अमोनिया के केस में ये जो स्पीशी बन गई है ये पॉलीमराइज कर सकते हैं, मतलब पॉलीमर बना सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में जो पॉलीमर बनता है वो यूरोट्रोपिन बनता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, एंटीसेप्टिक का काम कर सकती है। ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप में तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है अगर उसको ट्रीट कर दे अमोनिया के साथ, तो यूरोट्रोपिन। तुम्हें स्ट्रक्चर अगर ना भी लिख के आओगे, एज सच जैसे यहाँ लिख रखा है ये भी लिख दोगे तो भी मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि एडिशन हुआ है, या फिर मैकेनिज्म भी लिख दो तो और भी बढ़िया, ये जो ऊपर मैकेनिज्म लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन उस केस में तुम्हें ध्यान रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड लेना है यहाँ पर। यहाँ तो इन्होंने क्या ले रखा है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना, उसके बाद देखो एक और पॉइंट ये लिख रखा है क्या, कि अगर ये जो यूरोट्रोपिन बना है इसका क्या कर दें, नाइट्रेशन कर दें इस तरह से, तो एक एक्सप्लोसिव बन जाता है, आरडीएक्स। आरडीएक्स का नाम सुना होगा तुमने। ठीक है, एक एक्सप्लोसिव बना सकते हैं हम। ठीक है, तो आज मैं इतना ही करा रही हूँ। बचा हुआ पोर्शन इसके बाद जो स्टार्ट हो रही है भाई वो कंडेंसेशन रिएक्शंस हो रही हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, बहुत सारी हैं, तो हम उनको अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।